आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में और भारत के बारे में। ये जीके के पर्पस से भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और जो बच्चे कंपटीशन वगैरह देते हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हमें भारत के बारे में जान लेना चाहिए। भारत को कई नामों से जाना जाता है। आर्यव्रत भी भारत को कहते हैं। इसके अलावा भारत को इंडिया भी कहा जाता है और इसके बाद हिंदुस्तान के नाम से भी भारत को जाना जाता है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, सबसे पहली बात जो है, यह नामों का ही विस्तार जान ले। आर्य यहाँ पर आए थे जिसके कारण इसको आर्यावर्त कहते हैं और भरत, राजा भरत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो जो आपके विदेशी आए उन्होंने समय समय पर इसको अलग अलग नाम दिए। अब भारत के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, सबसे पहली बात तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अगर देखा जाए तो अपने आप में क्या रखता है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का दूसरा स्थान है, पहले नंबर पे चीन है। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं भारत के बारे में, जैसे भारत का क्या है कि इंदिरा पॉइंट, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम मतलब सबसे लास्ट में, दक्षिण दिशा में जो बिंदु है वो भारत का इंदिरा पॉइंट है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, यह मुख्य स्थल इसका कहा जाता है कन्याकुमारी में, ठीक। भारत का सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु है, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित इंदिरा कौल, क्या कहा जाता है, जिसे इंदिरा कौल कहा जाता है, वो सबसे उत्तरी ध्रुव है, ठीक। तो दो महत्वपूर्ण बातें हमने सबसे पहले जान ली कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी के पास इंदिरा पॉइंट है, और इसके बाद जो उत्तर का, सबसे उत्तर का मतलब उत्तर दिशा में अगर जाएं तो वो आपका इंदिरा कौल है, ठीक। तो ये क्या थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण भारत के बारे में थे। आज हमको भारत के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन करना है। अब एक बात और प्रश्न उठता है कि भारत किस महाद्वीप में है, तो भारत एशिया महाद्वीप में है। भारत एशिया महाद्वीप में, ठीक। तो एशिया महाद्वीप में है और इसको उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, भारत को उप महाद्वीप क्यों कहते हैं, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप एक सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई है, मतलब कहा जाए तो एक तरीके से पूरी स्पष्ट इकाई है, जिसमें एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है। भारत में क्या हुआ है, बहुत से संस्कृतियों का विकास हुआ है। इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अगर इसमें बात की जाए भारत के उत्तर और पश्चिम भाग में तो पाकिस्तान है, केंद्र में भारत, उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश सम्मिलित है। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश में अगर बात की जाए तो श्रीलंका और मालदीव हमारे दक्षिणी क्या है, पड़ोसी देश हैं। कई बार पूछा जाता है कि भारत के दक्षिण दिशा में स्थित पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। इन प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, प्रकृति, मिट्टी तथा जनसंख्या की विशेषताओं से अंतर होने के कारण, ठीक है, एकात्मकता दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को इसलिए क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या थे हमारे कुछ भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब इसके बाद जानते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व क्या है, मतलब भारत जो है अपने आप में एक भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व लिए हुए है। तो सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित होने के कारण भारत पूर्वी गोलार्ध के मध्य केंद्रीय स्थिति लिए हुए है। दूसरी बात अगर की जाए तो हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने के कारण इसको पश्चिम में अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया के देशों और इसके अलावा पूर्व में दक्षिण पूर्वी देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ जलमार्ग से आवागमन और व्यापार में बहुत ही सुविधा मिलती है, ठीक। अब और अगर महत्वपूर्ण बात की जाए तो केंद्रीय स्थिति होने के कारण, मतलब भारत का एक तरह से कहा जाए सेंट्रल स्थिति होने के कारण,
तो केंद्रीय स्थिति होने के कारण पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व जाने वाले सभी जलयान भारत से होकर जाते हैं, तो जो कि क्या है, व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्व रखता है। ठीक, अब अगर बात की जाए तो भारत की स्थलीय सीमा के बारे में जान ले, अगर भारत के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में जान ले तो आपको पता ही होगा। तो अगर यहाँ सबसे पहली बात की जाए तो भारत की स्थलीय सीमा पर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, जिसका निर्माण किससे हुआ है, भारत से ही टूट कर हुआ है। ठीक है, पहले भारत का ही हिस्सा पाकिस्तान था। केंद्र में भारत है, सेंट्रल में, एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। ठीक, तो केंद्र में क्या है, भारत है। इसके अलावा उत्तर में नेपाल है, भारत के उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर साइड नेपाल है। उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश मिलकर क्या करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की रचना करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित कृत्रिम सीमा 1120 किलोमीटर लंबी है। इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक, इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, अब सीधे सीधे मेन पॉइंट में आते हैं, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कई बार पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले आपका पाकिस्तान, फिर इसके बाद अफगानिस्तान, फिर इसके बाद चीन, चीन के अलावा आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये प्रमुख रूप से हैं। और अगर दक्षिण में बात की जाए तो मालदीव और श्रीलंका है। ठीक, ये दक्षिण में भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। कुल मिलाकर दक्षिण में दो ही हैं, मालदीव और श्रीलंका। तो अब इसके बाद आई है सबसे पहली बात, वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत में कुल मिला के कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। इससे पहले 29 थे, लेकिन इस समय प्रेजेंट में कहा जाए तो 28 राज्य हैं। ठीक, तो अब सीधे आते हैं हम भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। तो ये थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी थी, ज़्यादा बड़ी विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम भारत के कुछ भौगोलिक स्वरूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, भारत को जो है भौगोलिक स्थिति के आधार पे हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, यह कहा जाए निम्न 5 भागों में भी बांट सकते हैं। सबसे पहली बात हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय का मतलब होता है जो पर्वत से बना हुआ, या कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र कुल मिलाकर। ठीक, दूसरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें आपका उत्तर का विशाल मैदान आता है। और अगर तीसरे क्षेत्र की बात करें तो उसमें प्रायद्वीपीय पठार आता है, इसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। फिर इसके बाद है समुद्र तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के किनारे किनारे जो क्षेत्र है वो क्या है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर देखा जाए तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और इधर अगर देखिए आप जो है पूर्व दिशा में तो बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ठीक, तो ये समुद्र, इसके किनारे किनारे, इन तीनों समुद्रों के किनारे जो भी क्या है क्षेत्र है वो समुद्र तटीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद अगर देखें तो थार का मरुस्थल क्या है, भारत का 5वां प्रमुख भाग है। तो ये क्या थे, भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग। अब हम इनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हिमालय की बात की जाए, हिमालय के बारे में हम अध्ययन करें तो भारत, हिमालय पर्वत कहाँ पर है, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत की उत्तर दिशा में, अगर हम कभी भी मैप लेंगे तो मैप में ऊपर की दिशा उत्तर होती है, नीचे की दिशा क्या होती है, आपकी दक्षिण होती है। ठीक, और इसके बाद इधर की जो दिशा होगी, इधर लिया जाए तो ये आपकी पश्चिम दिशा होगी, और इधर जो है आपकी पूर्व दिशा होगी। ठीक, तो अब सबसे पहले बात हम जानते हैं कि हिमालय क्या है, हिमालय का मतलब क्या होता है। हिमालय का मतलब है हिम धन आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो कि क्या बर्फ का घर है, मतलब बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। या ऐसा पर्वत जो क्या होता है, अधिकतर जिसकी चोटियाँ जो हैं बर्फ से ढकी हुई हैं, वो क्या है, हिमालय है। ये भारत की उत्तर दिशा में है। अब इसके बारे में अगर और अच्छे से अध्ययन करें
सबसे पहली बात तो इसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली बात है हिमालय का कुल मिला के जो क्षेत्रफल है, हिमालय का क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर बताया गया है। लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय फैला हुआ है। और इसको हम मुख्य रूप से नीचे भागों में बांट सकते हैं, 3 भाग जैसे कहते हैं। एक और बढ़ा दिया गया है, ट्रांस साइबेरियन या तिब्बत हिमालय जिसे कहते हैं, लेकिन मेनली अगर कहा जाए तो 3 ही हैं। सबसे पहले महान हिमालय जिसे कहते हैं या बृहद हिमालय इसे कहते हैं। महान हिमालय भी सबसे पहला भाग है हिमालय का। तो इसमें क्या है, हिमालय की यह पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। जो मतलब महान हिमालय है, ये क्या है, इसकी जितनी भी चोटियां हैं वो सबसे ऊंची हैं, जिसे हिमाद्री या बृहत्तम हिमालय कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी की औसतम ऊंचाई 6000, लगभग जो है 6000 मीटर से भी अधिक होने के कारण यह वर्ष भर क्या होती है, बर्फ से ढकी रहती हैं। इसकी अधिकतर चोटियां साल भर जो है, लगभग कहा जाए तो जितनी भी चोटियां 6000 मीटर से अधिक ऊंची हैं और बर्फ से ढकी रहती हैं। ठीक, और इसी महान हिमालय में आपका गंगोत्री भी शामिल है, जेमू भी शामिल है, इसके अलावा मिलाम भी शामिल है, आदि हिमनद पाए जाते हैं। ठीक, और इसी में अगर देखा जाए, इन हिमनदों से अनेक क्या होती है, महत्वपूर्ण नदियां जो है निकलती हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है गोमुख के पास से, ठीक, उत्तराखंड में। फिर इसी प्रकार माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू कहते हैं, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ आदि सभी जो है इसी में आते हैं, इसी क्षेत्र में आते हैं, महान हिमालय में ही सम्मिलित किए गए हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है या पर्वत शिखर कहा जा सकता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। पहले भारत में थी, क्योंकि पहले भारत का हिस्सा था नेपाल, लेकिन अब नहीं है। और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी कई बार पूछी गई है, तो 8848 मीटर है। कितनी है, 8848 मीटर। ठीक, ये इस समय वर्तमान में नेपाल में, पहले भारत का हिस्सा था लेकिन अब नहीं है। यहाँ अनेक क्या है, दर्रे भी पाए जाते हैं। इसी महान हिमालय में जो है बहुत से दर्रे हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट दर्रे की अगर बात की जाए तो दर्रा मतलब होता है जैसे दो चोटियां हैं, उनके बीच से कोई भी रास्ता चला जाए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पर्वत श्रृंखला लाइन से रहती है, जगह नहीं होता है इधर से, तो दर्रा बीच का भाग होता है जिसमें से आने जाने का रास्ता हो कहीं। ठीक है, तो जैसे सिपकिला, जोजिला, ठीक है, थांगला, नीति, लिपुले, बुर्जिल, माना, नाथुला, जेलेपला आदि प्रमुख दर्रे हैं। ये सभी जितने भी हैं सब महान हिमालय में आते हैं। ठीक, दर्रे के नाम एक बार फिर से रिवाइज किया जा सकता है, सिपकिला, जोजिला, थांगला, नीति, लिपुले, बुर्जिल, माना, नाथुला, जेलेपला आदि प्रमुख हैं। ठीक, इसी के साथ साथ अगर कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोलो लुगमा कहा जाता है। मतलब माउंट एवरेस्ट को तिब्बत की भाषा में क्या कहते हैं, चोलो लुगमा कहते हैं। ठीक, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो ये क्या थे, प्रमुख जो है हमारे भाग थे। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट जानेंगे महान हिमालय के बारे में, जो प्रमुख चोटियाँ पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले हमारा माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है वर्तमान स्थिति में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 है, 8848। ठीक, गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में केटू जिसे कहते हैं, काराकोरम भी कहते हैं, ठीक है, नहीं गॉडविन ऑस्टिन केटू, ठीक है, ये आपकी पॉक में है, पाकिस्तान में। ठीक, तो ये है 8611। इसके अलावा कंचनजंगा की बात की जाए तो ये भारत में है, कंचनजंगा भारत में है, 8598, 8598। फिर से देख लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो नेपाल में 8848, गॉडविन ऑस्टिन केटू पॉक में, पीओके जिसे कहते हैं, पीओके है, और 8611। और कंचनजंगा की बात की जाए जो भारत में है, 8598 है। ठीक, इसी प्रकार अगर मकालू की बात की जाए जो कि नेपाल में है, तो ये भी आपकी 8481 मीटर ऊंची है। इसी तरह धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ठीक, ये सभी प्रमुख जो हैं महान हिमालय में सम्मिलित प्रमुख चोटियाँ हैं, जिसमें से आपकी मकालू, धौलागिरी ये नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है,
और नंदा देवी भारत में। भारत की आप जरूर याद रखिएगा कंचनजंगा है, ठीक है, 8,598। और जो गॉडविन ऑस्टिन केटू थी पीओके में है 8,611। माउंट एवरेस्ट 8,848 नेपाल में। तो ये था आपका महान हिमालय। अगर अब दूसरी बात की जाए लघु हिमालय की, लघु हिमालय, महान हिमालय के बाद आता है लघु, मतलब कहा जाए इसकी चोटियाँ थोड़ी कम ऊंची हैं। तो यह पर्वत श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। जो महान हिमालय आपका है उसके दक्षिण में स्थित है, समांतर फैली हुई है और 80 से 100 किलोमीटर तक क्या है ये चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 2000 से 3500 मीटर तक है। मतलब जितने इसमें ऊंचे पर्वत है वो कितने 2000 से लेकर 3500 तक है। और उसमें जितने भी थे महान हिमालय में वो 6000 तक मीटर ऊंचे थे। तथा अधिकतर ऊंचाई क्या है 4500 मीटर। मतलब अगर लघु हिमालय की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 4500 मीटर तक की ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं 2000 से लेकर के। अब अगर बात की जाए तो इस लघु हिमालय में आता क्या क्या है, ठीक। तो लघु हिमालय के मध्य कश्मीर, काठमांडू, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक, ये सभी महत्वपूर्ण घाटियाँ आती हैं। कश्मीर आता है, कश्मीर घाटी आती है, काठमांडू आता है, ठीक, काठमांडू नेपाल में, नेपाल की राजधानी भी है, ठीक, कांगड़ा आता है, कुल्लू आता है। तो ये क्या है प्रमुख है। और अगर घूमने के स्थानों की बात की जाए जो लघु हिमालय में सम्मिलित है चोटियाँ प्रमुख रूप से, तो इसमें आप सबसे पहले ले लीजिए शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि क्या है प्रमुख स्थान जो है इसमें सम्मिलित हैं लघु हिमालय में। तो ये आपका क्या था, दोनों चीज़ था। अगर दोनों की तुलना करें महान हिमालय की और लघु हिमालय की, तो सबसे पहले अगर देखिए कहाँ पर क्या है, जो आपका महान हिमालय था उसमें नेपाल की कुछ चोटियाँ प्रमुख रूप से हैं, ठीक है, नीलकंठ, केदारनाथ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, धौलागिरी, ठीक, मकालू आदि सभी क्या आते हैं आपके महान हिमालय में आते हैं। और अगर लघु हिमालय की बात की जाए तो कश्मीर घाटी, काठमांडू, कांगड़ा, कुल्लू, पीर पंजार, ये सब जो है आपका लघु हिमालय में सम्मिलित है, ठीक। और घूमने के स्थान में शिमला, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब जो है आपका मध्य हिमालय में या जिसे आप क्या कहते हैं लघु हिमालय में सम्मिलित है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पर्वतों की रानी कौन सी है, तो पर्वतों की रानी में आपका मसूरी फेमस है जो कि हिमालय का ही प्रमुख भाग है। दूसरी बात अगर की जाए सबसे पहली बात, तो तीसरा जो हिमालय का भाग है, ठीक है, वो है उप हिमालय, शिवालिक श्रेणी कहते हैं। पहला भाग था विशाल हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीसरा उप हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ, ठीक। हिमालय की सबसे निचली तथा दक्षिण पर्वत श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आती है। मतलब हिमालय की जो सबसे निचली चोटियाँ हैं और दक्षिण पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। ये भी क्या है हिमालय की प्रमुख रूप में सम्मिलित की जाती हैं। अब इसमें अगर हम देखें सबसे पहली बात, यह हिमालय का नवनिर्मित भाग है। मतलब अभी बिल्कुल कुछ ही दिनों समय पहले बना हुआ है। मतलब ये नहीं कि कल ही बन गया, मतलब फिर भी सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जो है बना हुआ है। इन पर्वत श्रेणियों का निर्माण काल 20 लाख वर्ष से 2 करोड़ वर्ष के मध्य माना जाता है, ठीक है। इसमें आपको टाइम भी बता दिया जाए तो ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं मुख्य रूप से 20 लाख वर्ष से लेकर के 2 करोड़ वर्ष पूर्व की मानी जाती हैं या इनके बीच की मानी जाती हैं। शिवालिक श्रेणियाँ जो है वो मुख्य रूप से नदियों के अवसाद से बनी है। अवसाद का मतलब होता है जैसे जब नदियाँ क्या होती हैं जो भी मलबा बहा करके लाती हैं बड़ी बड़ी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनमें से, तो उससे इसका निर्माण हुआ है, ठीक। जिसमें आपका दून आता है प्रमुख रूप से। देहरादून की बात की जाए, देहरादून के अलावा जो है आपका पूर्वा दून है, कोठड़ी दून है, फिर इसके बाद पटाली दून है, हरिद्वार है, कोटद्वार है, ठीक है। ये सभी इसमें जो है मुख्य रूप से आते हैं। कहा जाए तो इनको दून और द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका जो है हिमालयिक श्रेणियाँ हैं। याद रखिएगा इनका निर्माण जो हुआ है वो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से हुआ है। अगर हम चौथे हिमालय की बात करें तो चौथा हिमालय आपका आता है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस श्रेणी की लंबाई 9064 किलोमीटर है तथा ऊंचाई 3100 से लेकर के 3700
मीटर तक है, ठीक, जिसमें मुख्य रूप से आपका लद्दाख सम्मिलित है, जास्कर सम्मिलित है, कैलाश सम्मिलित है और काराकोरम आता है, ठीक। तो ये क्या है, प्रमुख रूप से आपके हिमालय के भाग थे। पहला भाग था विशाल हिमालय, दूसरा भाग लघु हिमालय, तीसरा जो है शिवालिक और चौथा जो है ट्रांस या तिब्बत हिमालय सम्मिलित था। अब अगर बात की जाए हिमालय के महत्व की, ठीक है, कि भारत में जो है हिमालय का क्या महत्व है, आखिर क्यों भारत में हिमालय महत्व है, तो सबसे पहली बात, हिमालय से महत्वपूर्ण हमें खनिज मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या करता है, जो हिमालय है बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, प्रहरी के रूप में खड़ा रहता है, नहीं क्या हो यहाँ का तापमान गिर जाए, ठंड बढ़ जाए, ठीक। तीसरी बात होती है, सबसे पहली बात बर्फीली जिसकी ठंड की जो बात हमने की, तो ये पर्वत साइबेरियन और मध्यवर्ती एशिया को ओर से आने वाली बर्फीली, तूफानी और शुष्क हवाओं को क्या करता है, भारत में आने से रोकता है, ठीक। फिर इसके बाद ये पर्यटन का स्थल है, बहुत ही घूमने के लिए क्या है, बहुत ही, जैसे शिमला आपका है, मनाली है, कुल्लू आदि घूमने के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। इसके साथ साथ इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियाँ हमको मिलती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जल विद्युत परियोजनाओं में भी इसका महत्व है। विद्युत उत्पादन में तरह तरह के बांध बनाए गए हैं, जैसे अलकनंदा भागीरथी नदी पर बनाया गया, भागीरथी नदी पर, ठीक। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और अगर बात की जाए तो ये फलों के उत्पादन में भी महत्व है। अब जैसे अगर कहा जाए कि जो फल है, ठीक है, फल में हिमालय की कश्मीर घाटी को क्या कहते हैं, फलों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि फलों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो फलों का स्वर्ग हिमालय को कहते हैं, हिमालय की कश्मीर घाटी को। इसके अलावा बहुत से उपयोगी जो लकड़ियाँ होती हैं, जैसे चंदन की लकड़ियाँ, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी शीशम की लकड़ी, तो इस तरह के, और जो देवदार के वन पाए जाते हैं जैसे साइकस, पाइनस, ये सब इसी में पाए जाते हैं। माचिस के उत्पादन के लिए जो भी आपको क्या मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं, सब हिमालय से मिलते हैं। केसर, केसर और सेब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो कि हमें हिमालय से ही मिलते हैं। तो ये क्या था, हमारा हिमालय का महत्व, ठीक। अब अगर हम भारत के दूसरे भौगोलिक स्वरूप की चर्चा करें, दूसरा भारत का भौगोलिक स्वरूप कौन सा है, तो उत्तर का विशाल मैदान आता है। अगर हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो सबसे पहली बात क्या है, ये उत्तर दिशा में इसलिए उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, अभी तक हमने हिमालय पढ़ा, ठीक है। तो हिमालय पर्वत से, जो हिमालय पर्वत में बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है, उनमें से क्या होता है, उन ग्लेशियर से ऐसी नदियाँ निकलती हैं जो वर्ष भर जिनमें जल रहता है। जैसे अगर गंगा की बात करें तो गंगोत्री से निकली, यमुना यमुनोत्री से निकली, ठीक है। इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र हैं और भी कई नदियाँ हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है। तो जब ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत सा क्या होता है, जो मिट्टी होती है, उपजाऊ पदार्थ होते हैं, वो सब जो है अपने साथ ले आती हैं बहाकर, क्योंकि हिमालय से गिरी हैं, ऊंचाई से गिरी हैं, तो वेग होता है, तो पदार्थ बह करके चला आता है। और इन्हीं सभी पदार्थ ने क्या किया, धीरे धीरे इकट्ठा होकर के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कर दिया। और ये मैदान क्या है, बहुत ही उपजाऊ है, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान बहुत ही उपजाऊ है। इस क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो देखिए, उत्तर का विशाल मैदान नवीनतम भूखंड है। नवीनतम मतलब जब हिमालय बना था तभी इसके बाद ये बना, ठीक। इस विशाल मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा बहा कर लाए गए अवसाद से हुआ है, ठीक। इन नदियों की अगर बात की जाए तो झेलम भी है, चिनाब भी है, व्यास भी है, ठीक है, गंगा प्रमुख है, ठीक। और किस मिट्टी से ये मैदान बना है, तो ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी से क्या हुआ, इस मैदान का निर्माण हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में यह मैदान भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ एवं सघन जनसंख्या वाला मैदान है। सबसे पहली बात है कि मतलब पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ है ये मैदान, और सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ठीक है।
यहाँ देश की 45% जनसंख्या क्या होती है, अकेले उत्तर के विशाल मैदान में निवास करती है। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जहाँ साधन उपलब्ध होंगे, रहने खाने पीने के लिए उपजाऊ भूमि पाई जाएगी, कृषि के लिए भूमि पाई जाएगी, ठीक है, उद्योग धंधे लगाए जा सकेंगे, पानी की उपलब्धता होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर निवास करती है। तो उत्तर का विशाल मैदान बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, इसलिए क्या है, यहाँ पर जो है देश की 45% जनसंख्या निवास करती है। ठीक। फिर अगर बात की जाए तो ये क्या है, विश्व का सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, एवं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो ये क्या था हमारे उत्तर विशाल मैदान में। अब अगर बात की जाए उत्तर के विशाल मैदान में, तो इसको कई भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे गंगा का मैदान, एवं यमुना का मैदान, दोआब क्षेत्र, ठीक है। तो कुल मिला के कहा जाए ये गंगा और यमुना के द्वारा निर्मित हुआ, इसीलिए गंगा और यमुना कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है गंगा का मध्य भाग भी कह सकते हैं, मध्य भाग का प्रमुख भाग, ठीक है, फिर निचला गंगा का भाग, ऐसे करके इसको कई भागों में विभाजित किया जाता है। फिर अगर पूर्वी मैदान की बात करें, उत्तर के विशाल मैदान को पूर्वी भाग में बांटा गया, तो ये जो मैदान बना है ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। जो पूर्वी मैदान है उत्तर का, वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। ठीक, तो ये प्रमुख रूप से था। फिर इसी पर देखा जाए तो कुछ और महत्वपूर्ण बातें इसमें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि अब कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं उत्तर के विशाल मैदान। तो आपका बिहार भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश भी आ जाता है, पंजाब भी आ जाता है, हरियाणा भी आ जाता है, ठीक है, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। तो ऐसे करके कई भाग जो है उत्तर के विशाल मैदान में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, क्रम से अगर इसको देखा जाए तो इस मैदान का विस्तार, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम राज्यों तक है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा उत्तर का विशाल मैदान। एक बार फिर जान लीजिए कि जब हिमालय से क्या होती है, जो प्रमुख नदियां हैं वो अपने द्वारा जो क्या करके लाती हैं, मलबा बहा करके लाती हैं, या जो अवसाद बहा करके लाती हैं, जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये बहुत ही उपजाऊ है, विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। ठीक है, और विश्व जो भारत है, भारत की लगभग 45% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि सारे संसाधन हैं। ठीक, और विश्व का क्या है, सबसे सघन बसने वाला जो है मैदानी क्षेत्र क्या है, यही है। इसको कई भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से कि आप पूर्वी जो मैदान है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और गंगा यमुना के क्षेत्रों को भी अलग अलग विभाजित किया गया है। हाँ, एक बात और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो विश्व का क्या है सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, वो भी क्या है इसी का प्रमुख हिस्सा माना जाता है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। जब नदी गिरती है समुद्र में तो उससे पहले जो है गंगा नदी बनाती है, गंगा नदी और प्रमुख नदियों के मिलने से जो है बनेगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो अब जान लीजिए, एक बार हम इसको सुंदरवन डेल्टा के बारे में आपको विस्तृत से बता देते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा तथा उपजाऊ डेल्टा है। जो सुंदरवन डेल्टा है जिसकी अभी हमने चर्चा की, ये संसार का सबसे बड़ा तथा सबसे उपजाऊ डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र अपने निचले भाग में अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है समुद्र में गिरने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। ठीक, इसके साथ क्या होता है, मंद ढाल एवं मंद गति के कारण इसके मार्ग में अनेक द्वीप बन जाते हैं। मंद मतलब होता है धीमा, उसकी जो क्षमता होती है चलने की, नदी का बहाव होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जिससे कई द्वीप बन जाते हैं। अनेक धाराओं में बट कर, ठीक है, बहने के पश्चात यह एक विशाल त्रिभुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ठीक है, यह जो है 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जो सुंदरवन डेल्टा है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। डेल्टा के निचले भाग में सागर का खारा जल नदी के ताजे जल से मिलता है, अतः यह भाग बहुत ही दलदली हो जाता है। यहाँ सुंदरी नामक कठोर लकड़ी के वृक्ष उगते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इन वृक्षों से, इन सुंदरी वृक्षों से नाव बनाई जाती है। भारत में, ठीक है, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ भी डेल्टा बनाती हैं, परंतु क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक,
अब अगर हम बात करें जो है भारत में नदियों से क्या लाभ होता है जो उत्तर के विशाल मैदान में बहती हैं या अन्य स्थानों पे बहती हैं, तो भारत की नदियों ने उपजाऊ मैदानों का निर्माण किया है, इनसे सिंचाई की जाती है, बिजली भी बनाई जाती है, ठीक है, रेत व मछलियों की प्राप्ति होती है। नदियाँ कृषि और औद्योगिक विकास में भी मदद करती हैं। अब कुछ प्रमुख टॉपिक कई बार पूछ लिए जाते हैं जो कि उत्तर के विशाल मैदान या मिट्टी से संबंधित होते हैं। जैसे सबसे पहले तराई किसे कहते हैं, तराई क्षेत्र क्या होता है? तो भाबर में विलुप्त सरिताएं या नदियाँ जो होती हैं, ठीक है, जब पुनः सतह पर निकल आती हैं, ठीक है, जैसे कोई नदी है नीचे गिरी, गिरने के बाद क्या हुई कि घाटी के अंदर अंदर नीचे ज़मीन के नीचे नीचे भरी और फिर ज़मीन के ऊपर आ जाए तो वो, और एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाए तो वो तराई क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगर बागर की बात की जाए तो ऊंची भूमि में फैले पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित भाग को बागर कहा जाता है। मतलब जब होता क्या है कि मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, नदी अपने साथ हर साल कुछ जो है अवसाद बहा करके ले आई, ठीक है, तो वो जो है अगर हर साल बहा करके ले आ रही है तो ऐसा तो है नहीं कि हर साल नदी का पानी एक ही स्थान तक जाएगा। कुछ होता ये है कि कुछ स्थानों तक नदी का जल हर साल नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ की मिट्टी पुरानी हो जाती है जिसे हम बागर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसी का एक अपोजिट होता है खादर, ठीक है, जहाँ पर उस नदी का पानी हर साल पहुँच जाता है, वहाँ पर पानी के साथ साथ बाढ़ के साथ साथ कुछ जो मिट्टी कट के आई है बह कर आई है वो भी इकट्ठा हो जाती है, तो वो खादर कहलाता है। खादर मिट्टी जो होती है, कई बार पूछा जाता है कि जो खादर मिट्टी है वो बागर से ज़्यादा उपजाऊ होती है। याद रखिएगा कि खादर मिट्टी क्या है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, बागर थोड़ी कम होती है। अब अगर बात की जाए कि उत्तर के विशाल मैदान का जो है क्या महत्व है हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए उत्तर के विशाल मैदान का क्या महत्व है, तो इस मैदान की रचना, ठीक है, उर्वर काव्य मिट्टी से होने के कारण कृषि के लिए बहुत ही महत्व है। जलोढ़ मिट्टी से बना है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक। और एक बात और है कि भारत का अन्न भंडार भी इसे कहा जाता है, उत्तर के विशाल मैदान को। इसके अलावा अगर चर्चा करें तो उत्तरी मैदान की नदियों के मार्ग में ढाल, ठीक है, प्रवणता बहुत कम है, अतः क्या है, नौकारोहण योग्य है, मतलब यहाँ पे नाव भी आसानी से हम चला सकते हैं। मतलब लेकिन जो दक्षिण के भाग है उसमें क्या है, चट्टाने बहुत, इसलिए नाव चलाना इतना संभव नहीं, लेकिन यहाँ क्या है कि ढाल कम है, चट्टाने कम है, नाव अच्छे से चल सकती है। फिर इसी प्रकार अगर बात की जाए तो यहाँ पे बांध हम बना सकते हैं और क्या होता है उससे बहुत बढ़िया बिजली का उत्पादन होता है। शताब्दियों से यह मैदान सघन जनसंख्या के पोषण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रहा है। मतलब शताब्दियों से क्या है, बहुत समय पहले से यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में क्या हो रही है, जनसंख्या निवास कर रही है, ठीक। और जनसंख्या निवास होने के कारण संसाधन का प्रमुख केंद्र भी ये है, ठीक। तो ये क्या था हमारा उत्तर का विशाल मैदान। अब अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की, ठीक है, तो भारत के दक्षिण में प्राचीन ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट की कठोर शैलों से बना जो है एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसे हम क्या कहते हैं, पठारी भाग कहते हैं या दक्षिण का पठार कहते हैं, ठीक। ये भारत के भौगोलिक स्वरूप का तीसरा भाग है। यह विशाल प्रायद्वीपीय पठार भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूभाग है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मतलब ये जो दक्षिण का पठारी भाग है बहुत ही प्राचीन है, ठीक है। हिमालय और उत्तर का विशाल मैदान नया बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जब क्या था, भारत जो है पैंजिया महाद्वीप का जो हिस्सा था तब का हिस्सा है। इसको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं जिसमें आपका विंध्याचल श्रेणी आती है, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नर्मदा घाटी सम्मिलित है, सतपुड़ा की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, विंध्याचल पर्वत विंध्याचल की प्रमुख श्रेणियां हैं, ठीक। इसी प्रकार अगर हम इसके दूसरे भाग को बांटें तो मालवा का पठार आता है। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर भाग तक फैला हुआ है। इस पठार का क्या है, बेतवा, माही, पर्वती, काली, सिंधु, चंबल आदि क्या है प्रमुख जो है मालवा की नदियां हैं, या कहा जाए इसका जो है भाग बनाती हैं। तो इसको पर्वत जो हमारा दक्षिण का पठारी भाग है इसको हमने दो अभी कौन कौन से भागों में बांट दिया, सबसे पहले मालवा, फिर विंध्याचल। फिर इसके बाद तीसरी बात अगर करें तो इसको हम बुंदेलखंड क्षेत्र में बांट सकते हैं जिसमें बुंदेलखंड, झांसी वगैरह सम्मिलित है।
जहाँ पे बेतवा चंबल प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक। फिर छोटा नागपुर में बांट सकते हैं। यह पठार एक क्या है, सुस्पष्ट पठारी का ही है। इसके उत्तर व पूर्व में गंगा का मैदान है। छोटा नागपुर में दक्कन के पठार के रूप में बांट सकते हैं। यह क्या है, महाराष्ट्र पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह करके जो है हम इसको बांट सकते हैं। अब जो मेन मुद्दा हमारा है कि इस प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक महत्व क्या है भारत में। तो सबसे पहली बात जो है, खनिज संपन्नता ले लीजिए। खनिज का मतलब है कि यहाँ से हमको बहुत ही कीमती खनिज मिलते हैं, ठीक है। उतने हमें हिमालय से नहीं मिलते जितने यहाँ से मिलते हैं। सबसे पहली बात जैसे की जाए, हीरा है, कोयला है, ठीक है, चूना पत्थर है, ये सारी चीज़। झारखंड है, झारखंड में लोहा, ठीक है, कर्नाटक में सोना, आदि सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब हमें जो है खनिज जितने भी हैं सब इसी पठारी क्षेत्र से मिलते हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो कपास व गन्ने की खेती के लिए क्या है, यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ माना गया है, ठीक है, क्योंकि इस पठारी क्षेत्र का निर्माण जो है लावा की मिट्टी से हुआ। और ये काली मिट्टी है, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। कपास की खेती लिए इसलिए सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, ठीक। इसके साथ साथ मसाले हैं, केला है, ठीक है, काजू है, आदि का भी उत्पादन इसमें आसानी से होता है। लेकिन कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ की जो नदियाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, मतलब तेज चलती हैं, जिसके कारण विद्युत का उत्पादन अच्छा होता है। तो ये हमारे क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक प्रमुख रूप से महत्व है। अगर हम भारत के चौथे जो है भौगोलिक स्वरूप की चर्चा करें तो इसमें समुद्री मैदानी क्षेत्र आता है। समुद्री मैदानी क्षेत्र जिसको हमने आपको बताया ही था कि जो समुद्र के किनारे किनारे का जो क्षेत्र है वो समुद्र तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपका पश्चिमी तटीय मैदान सम्मिलित है। इस पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में अगर हम देखें तो ये मैदान क्या है, एक सकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, ठीक है। और प्रायद्वीप के पश्चिम में खंभात की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरद्वीप तक क्या है, ये फैला हुआ है। और इसकी औसत चौड़ाई जो है 64,000 किलोमीटर है, ठीक। जिसमें आपका कोंकण है, कन्नड़ है, मालाबार है, आदि सारी चीज़ें आती हैं। कांदला, मुंबई, ठीक है, और कोचीन क्या है, इस तट के प्रमुख बंदरगाह हैं, किसके, पश्चिमी तटीय मैदान के। अगर पूर्वी तटीय मैदान देखा जाए समुद्र तट में तो प्रायद्वीपीय पठारों के पूर्वी किनारों पर बंगाल की खाड़ी तट तथा पूर्वी घाट के मध्य बंगाल से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या है, पूर्वी तटीय मैदान है। मतलब अगर जो पूर्व दिशा का जो समुद्र का क्षेत्र है वो हिस्सा पूर्वी तटीय मैदान है, और जो पश्चिम दिशा का पूरा समुद्र का किनारा है, ठीक है, वो क्या है, पश्चिम तटीय मैदान है। तो अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो इसमें जो है आपका चिल्का झील आती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो है आपका जो क्षेत्र है पूर्वी तटीय मैदान, ये चावल, गन्ना, तंबाकू, जूट, ठीक है, आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये पूरा का पूरा जो समुद्री क्षेत्र है बहुत ही उपजाऊ है। इस पूर्वी तटीय मैदान में आपका कोलकाता आता है, विशाखापट्टनम आता है, चेन्नई आता है, ठीक। तो ये क्या था, आपका जो है समुद्र तटीय मैदान था। समुद्र तटीय मैदान का मतलब आप जान ही रहे हैं, समुद्र तटीय मतलब अर्थात जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, जो पश्चिम दिशा में है, पूरा फैला हुआ है, पश्चिम दिशा की पट्टी इधर से लेकर के नीचे से, ठीक है, वो आपकी पश्चिम तटीय है। जो पूर्व दिशा से लेकर के नीचे तक आया हुआ है एक पट्टी, वो क्या है, आपका पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिम तटीय में आपको बता ही दिया है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, मुंबई, कांदला आदि आते हैं। और प्रमुख रूप से अगर पूर्वी तटीय मैदान में कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर हम बात करें द्वीप समूह के, भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, ठीक है। तो भारत के मुख्य स्थल भाग के पश्चात सागरों के बीच में जो आकृति स्थित है, मतलब जो उथला भाग है सागरों के बीच में, समुद्र के बीच में, वो द्वीप कहलाता है, ठीक है। तो ये भारत का एक क्या है, अभिन्न अंग है। और छोटे बड़े मिला करके ये कुल मिलाकर 247 द्वीप है। भारत में कुल मिलाकर 247 द्वीप है, 247 द्वीप हैं, ठीक है। ईजलैंड जिसे कहते हैं, जो स्थिति के अनुसार दो भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला अरब सागर के द्वीप और दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप। परिभाषा से पता होता है, जो अरब की सागर में पाए जाते हैं अरब सागरी द्वीप कहलाते हैं, जिसमें आपका लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, अमनदीपी है।
और अरब सागर में अगर बात की जाए तो इसमें कुल मिलाकर बात करें कि कावरत्ती नगर, ठीक है, आदि सभी इसी लक्षद्वीप में आते हैं। तो लक्षद्वीप का क्षेत्र मात्र क्या है, 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इन द्वीपों की संख्या क्या है, कुल मिलाकर के 43 है। इसी तरह बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की अगर बात करें तो इसमें अंडमान निकोबार प्रमुख रूप से आता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है और अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। फिर से याद कर लीजिएगा, लोग बहुत से क्या होते हैं इसमें कन्फ्यूज़न कर लेते हैं। जो अरब सागर में उसमें लक्षद्वीप आता है और कुल मिलाकर के जो आपका बंगाल की खाड़ी है उसमें जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जो कि प्रमुख बड़े द्वीप हैं। अब अगर हम बात करें इसमें जो है कुल मिलाकर, ठीक है, तो 204 द्वीप जो है अंडमान निकोबार की राजधानी में अगर देखें तो पोर्ट ब्लेयर है, और कुल मिलाकर 204 द्वीप आते हैं इसमें अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप में 43 आते थे। अब भारत के पश्चिमी द्वीप की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भारत का जो पश्चिमी भाग है भौगोलिक स्वरूप है और अंतिम भाग है वो है थार का मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की भूमि मरु होती है, अर्थात बंजर होती है, जहाँ पर कुछ भी नहीं उग सकता है, ठीक है, या कम उग सकता है, जल की कमी होती है, वह क्षेत्र मरुभूमि या बंजर भूमि या मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। तो भारत में थार का प्रमुख क्षेत्र आता है। तो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग रेगिस्तानी है, जिसे थार का मरुस्थल कहा जाता है। इस मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। इस भाग में क्या होता है, प्रतिदिन धूल व रेत भरी हवाएं चलती रहती हैं, जो जगह जगह क्या होती है, रेत के टीले बना देती हैं। यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसीलिए यह भाग वर्ष भर क्या होता है, शुष्क रहता है, और पूरे भाग में क्या होता है, पानी की कमी रहती है। लूनी नाम की जो नदी है ये यहाँ बहती है, ठीक है। लूनी इस मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य मौसमी नदी है। मौसमी नदी का मतलब होता है जब बारिश होती तब इसमें पानी रहता है, नहीं तो नहीं रहती। बल्कि गंगा, यमुना, सरस्वती आदि जो प्रमुख नदियाँ ली जाएँ, ब्रह्मपुत्र, इन सब में क्या होता है, ग्लेशियर के कारण वर्ष भर पानी रहता है। लेकिन जो लूनी है वो वर्षा के समय ही रहती है। लूनी जो है राजस्थान की प्रमुख नदी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजस्थान में मुख्य रूप से जलाशय के रूप में सांभर झील, जिसमें क्या होता है, नमक का उत्पादन होता है, डिडवाना, लूनक्सर, कुचामन, डेगाना आदि सभी क्या है, खारे पानी के प्रमुख झील हैं, ठीक। इसके अलावा जो है आपका झुंझुनू, खेतड़ी, ठीक है, तांबे की अनेक क्या है, प्रमुख खाने हैं राजस्थान में। और एक पूछा जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। तो ऊंट जो है राजस्थान में होता है और रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऊंट के द्वारा चलने में सरलता होती है, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। उसके पैर क्या होते हैं, गद्दीदार होते हैं, और वो बहुत दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। उसके अंदर क्या होता है, जो कुबड़ होता है, पानी इकट्ठा करता है, ठीक। तो ये क्या थे, हमारे प्रमुख मरुस्थलीय प्रदेश था। इसके अलावा गुजरात में जो है कच्छ का रण जो है प्रमुख भाग है, थोड़ा सा मरुस्थल क्षेत्र में आता है। तो ये क्या थे, हमारे भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में थे। अब अगर हम कुछ और इसमें जान लें, सबसे पहली बात तो अगर देखें मरुस्थलीय प्रदेश में, तो मरुस्थल प्रदेश में जीवन बहुत ही कठिन होता है। जो यहाँ रातें होती हैं बहुत ही ठंडी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर रेतें पाई जाती हैं। रेत होने के कारण, रेतीली मिट्टी होने के कारण, रेत की खाली विशेषता सबसे पहले ये होती है कि दिन में जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, 50 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो रेत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश में दिन ज़्यादा ठंड जो है गर्म होते हैं, और फिर रात में उसी प्रकार से टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ जो है ठंडापन आ जाता है। और अगर ठंडियों की बात की जाए, सर्दियों की, तो वहाँ पर रातें और भी ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि बालू होने के कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा गिर जाता है। तो ये क्या था, हमारा जो है आपका मरुस्थलीय प्रदेश था। तो हमने आज आपके को जो है भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में बताया, भारत के बारे में बताया। भारत को आर्यावर्त कहते हैं, भारत को भरत के नाम, भारत में आर्य के आने के कारण आर्यावर्त कहते हैं, जो कि महाभारत काल में जाना जाता था। इसके अलावा आपका शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के, राजा भरत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा, ठीक है। हिंदुओं की अधिकता के कारण, या कहा जाए हिंद महासागर के शीर्ष पर होने के कारण, इससे जो है क्या कहा गया,
हिंदुस्तान कहा, पुर्तगालियों ने इसे इंडिया नाम से संबोधित किया। तो ऐसे करके जो है भारत को अन्य नामों से जाना जाता है। इसका अपना विश्व में क्या है, अपना एक प्रमुख स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसका दूसरा स्थान है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसका 7वां स्थान है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और प्रमुख रूप से अगर देखें तो संस्कृति की दृष्टि से भी क्या है, ये अपना महत्व रखता है। हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। धन्यवाद।